जय हिंद। देखिए, आप सबको पता ही है एसएससी जीडी की वैकेंसीज आ चुकी हैं और एसएससी जीडी की इस बार 24,000 24 साढ़े 24,000 के आसपास वैकेंसी है और बढ़ेंगी अभी। और उस सिलसिले में जो है, आज से मैं मैथ्स में अब सिलेबस चेंज हो गया है, यानी इस बार 80 क्वेश्चन रहेगा 60 मिनट में, जिसका मूल्य रहेगा 160 नंबर का। और हर सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी या इंग्लिश से। तो उस सिलसिले में आज से हम मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन आएंगे यानी 40 नंबर के, उसका हम पूरा एक A to Z क्लास बाय क्लास करके आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। कॉन्सेप्ट, MCQ, साथ में मैथ्स का मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक से एकदम कराऊंगा आपको। तो वीडियो में हर दिन आप बने रहना। आज का वीडियो जो है, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है ना, वो है नंबर सिस्टम। और हम नंबर सिस्टम से शुरू कर रहे हैं मैथ्स को। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए। ठीक, चलो तो पहले क्वेश्चन से यहाँ पे हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और यहाँ पे मैं आपको बेसिक्स भी बताऊंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि 540 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी गुणनखंड पूछा है। गुणनखंड क्या होता है? फैक्टर जिसको आप बोलते हो। अब सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि फैक्टर होता है क्या है। देखो, जैसे मान लो एक छोटा सा नंबर मैं लिख लिया 15 लिख दिया। 15 का अगर आप फैक्टर निकालोगे, बताओगे तो क्या क्या हो सकता है? 1, 3, 5 और 15। ये क्या हो गया? इसका गुणनखंड हो गया। ठीक। और अगर मैं बोलूं कि किसी एक संख्या का, जैसे 3 है, 3 का अगर मैं 15 कहूँ या 5 का 15 कहूँ या 15 का 15 कहूँ, तो ये 3 के लिए जो 15 है ना, मल्टीपल यानी गुणज है। 3 पचे 15 होता है ना जब गुणज पहाड़ा पढ़ते हो। तो याद रखना कि 15 का ये फैक्टर है और ये जो है उल्टा इसका अगर आएगा तो क्या कहलाएगा? मल्टीपल या गुणज। तो बेसिक चीज़ आप याद रखना। अब मेन क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 540 एक संख्या है जिसके सम गुणनखंड निकालो। अब सम गुणनखंड से पहले भाई साहब आप समझ लो गुणनखंड कैसे निकलता है, तब ना आप सम विषम समझ पाओगे। देखो, गुणनखंड निकालने के लिए मान लो संख्या दी हुई है 540, तो सबसे पहले आप इसका फैक्टर बना लो। बहुत सारे तरीके हैं, अभी मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो, इसके जब आप फैक्टर बनाओगे तो देखो किससे जाएगा गुणनखंड? देखो 2 से कटेगा, कितनी बार? 270 बार। ठीक। फिर उसके बाद फिर 2 से कटेगा, कितनी बार? 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। फिर किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा क्या? हाँ, 3 से काट दो। 3 चौको 12, 3 पचे 15। फिर 3 से, यानी 15 तियाँ 45। इस तरह से जब आप गुणनखंड बनाते जाओगे और लास्ट में 5 से होगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? अगर देखोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे मिलेगा आपको 5। अगर इसको आप पावर के रूप में सबको इकट्ठा करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर, ये 2 हो जाएगा, 2 पावर है। ये हो जाएगा 3 की पावर 3, 3 बार है तो, और ये 5 की पावर 1। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। और ये इसका क्या आ गया? गुणनखंड आ गया। अब यहाँ पे पूछा है गुणनखंडों की संख्या पूछा है आपसे, तो याद रखना गुणनखंडों की कभी भी आप संख्या निकालो तो जो गुणनखंड आपने निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी मैं बताऊंगा, तो ये आपने गुणनखंड निकाला है कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो जो भी आपकी पावर रहे ना, उस पावर से 1 बढ़ा दो और वही हो जाएगा आपका गुणनखंड। कैसे? देखो समझना, यहाँ 2 की पावर क्या है? 2। इधर मैं मिटा देता हूँ, है ना, रुकना। ये 540 का आपका क्या निकल के आया? गुणनखंड। ठीक, एक सेकंड। तो जो यहाँ पे आप ध्यान ये रखना कि जो भी पावर का गुणनखंड निकल के आया है ना, एक सेकंड। जो भी पावर का गुणनखंड निकल के आया है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो 1 पावर बढ़ा दो, तो 2 की पावर 2 से 1 पावर बढ़ाओगे तो क्या होगा? 3। फिर गुणे का चिन्ह लगा दो। अब 3 की पावर 3 है तो इस वाले 3 से 1 बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? 4। फिर यहाँ क्या है? 1 है पावर, तो गुणे 2 कर दो। 3 चौको 12 दूनी 24, यानी कि 24 आपका क्या आ जाएगा? इसका गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गुणनखंडों की संख्या। तो इस तरह से जो भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से गुणनखंड निकले, उसमें सबसे एक एक पावर को बढ़ा दो +1 करके और गुणा कर दो, वही आपका गुणनखंडों की संख्या होगी। तो 540 के गुणनखंडों की संख्या होगी 24। लेकिन पूछा क्या है? सम गुणनखंडों की पूछा है ना। क्या पूछा है? सम गुणनखंडों की। तो अब सम गुणनखंड कैसे निकालोगे? समझो, देखो सम गुणनखंड मैं आपको बताता हूँ। अब इसको मिटा देता हूँ
आई होप ये समझ पाए होगे गुणनखंड कैसे निकालते हैं। देखो, अब सम गुणनखंड की बात किया है तो आपको पता है सम वो संख्या होती है जो 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, वही ना सम होती है। तो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग से ही आपको एक चीज़ नोटिस करना है और उसी पे फोकस करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे संख्या क्या दी है 540, तो 540 जो संख्या दी है और सम गुणनखंड वो होते हैं जो 2 से भाग चले जाएँ पूरे पूरे। तो क्यों ना मैं स्टार्टिंग में ही 540 को 2 से काट दूँ तो कितना आएगा, 270 आएगा। अब 270 का जो फैक्टर आएगा ना, उस फैक्टर के गुणनखंड निकाल लो और उनको क्या कर दो, उसी तरह से गुणा कर दो जिस तरह से आपने थोड़ी देर पहले टोटल गुणनखंडों के लिए किया था, वही आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं आपको मिटा के समझाता हूँ कैसे करना है। एक सेकंड रुकना। देखो, आपने अभी क्या सीखा कि गुणनखंड निकालते कैसे हैं, अब सम गुणनखंड सीखो। देखो 540 है, तो 540 का जब आप क्या करोगे, सम की बात कर रहा तो सम संख्या वही होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 540 का आधा करोगे बटे 2 करोगे तो क्या आएगा 270। अब 270 का मैं गुणनखंड निकालूँ, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो, फिर डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर इससे निकालोगे सबसे पहले 2 से भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 135 बार। फिर 3 से जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 से, 3 3 चौको 12, 3 5 15। फिर 3 से जाएगा 15 3 45। फिर 3 से जाएगा 3 5 15। बस इतना ही। यानी 2 की पावर क्या आया, 1 आया। 3 की पावर क्या आया, गुणे 3 आया। और 5 की पावर क्या है, 1 आया। यही आया ना। अब क्या कर दो, मैंने क्या बताया, सब की पावर एक एक बढ़ा दो। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 कर दो। अब 3 है पावर में तो गुणे 4 कर दो, 1 बढ़ा के। 5 है तो 2 कर दो। अब सबको गुणा कर दो तो 2 चौको 8 दूनी 16, यानी कि 16 आपका क्या हो जाएगा। जब इस तरह से आप करोगे, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आए उसकी पावर को एक एक बढ़ा के गुणा कर दो। 2 1 था तो 2, 3 है तो 4 और 1 है तो 2। और सबको जब गुणा करोगे 2 चौको 8 दूनी 16, यानी कि 16, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सम गुणनखंड। अगर टोटल गुणनखंड पूछता तो आप 540 का निकाल के और एक एक बढ़ा के गुणा करते। मैंने पहले बता दिया है, वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा मैंने ज़्यादा समय ले लिया क्योंकि आपको बेसिक भी बताना है। मेरा उद्देश्य केवल क्वेश्चन करा के भागना नहीं है, आप लोगों को संपूर्ण सिलेक्शन तक पहुंचाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्या लिखा हुआ है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 20, 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष फल जो है 5 बचे। यानी कि आपसे ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं से, उसको अगर मैं डिवाइड करूँ, जो भी संख्या हो इनमें से, उस संख्याओं को जब इनसे भाग दूँ ना, तो शेष फल हर बार क्या आना चाहिए 5। अगर मान लो इनमें से कोई एक ऐसी संख्या है, अगर 8 से भाग दूँ तब भी शेषफल 5 आए, 12 से भाग दूँ तब भी 5 आए, 20 से दूँ तब भी, 25 से दूँ तब भी 5 शेषफल आए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए जो भी संख्याएं दी हैं उनका सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम समझते हो, लघुत्तम समावर्तक। एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम क्या संख्या होती है, एलसीएम होती है वह न्यूनतम या छोटी से छोटी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः कट जाएं। यानी कि एलसीएम जो होगा ना, उसी में अगर 5 जोड़ दोगे ना तो वही चीज़ बन जाएगी, 5 शेषफल आपका बचेगा बार बार इन संख्याओं से जब गुणा करोगे। क्योंकि एलसीएम हमेशा वही होता है जो दी गई सभी संख्याओं से भाग देने पर शेषफल 0 आया, पूरा पूरा कट जाए। तो एलसीएम निकालो, कैसे निकालोगे 8, 12, 20, 25 का। देखो बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बेसिक तरीका भी है लेकिन पहले बेसिक तरीके से बताता हूँ। देखो 8 है, फिर 12 है, फिर 20 है, 25, इस तरह से आप एलसीएम निकालते हो बेसिक तरीके से। ठीक है, तो ये देखोगे 2 से दोगे, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 दाहम 20 और ये 25 उतार लोगे। इस तरह से फिर काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 तिहाई 6, सॉरी 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 25 उतार लोगे। फिर 5 से काटोगे, मैं इधर लिख देता हूँ। देखो 5 से काटोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या है 2 3 है तो 2 3 तो अचला आएगा, कुछ होगा नहीं। 5 1 कम 5, 5 25, यानी ये गुणे में रहेंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद 5 भी कर दिया। अब इसके बाद कुछ होगा क्या, नहीं होगा। 2 तिहाई 6 पंचे 30, 30 ये गुणा और ये 2 दूनी 4 पंचे 20, यानी कि ये सब गुणा हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे कितना है 5 है, और ये पहले पूरा गुणा उसके आगे, यानी कि गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5, एक तो कोई मतलब नहीं। अब सबको गुणा जब करोगे, 2 दूनी 4 पंचे 20, दूनी 40, 120 पंचे 120 पंचे क्या होगा 600 होगा। यानी कि एलसीएम आपका क्या है 600, इधर लिख दे रहा हूँ। एलसीएम क्या है 600,
और 600 में ही ये 600 क्या होगा, इन सभी संख्याओं से भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन अपन को 5 शेषफल भी बचाना है ना, तो 5 को जोड़ दो तो 605 हो जाएगा, 5 जोड़ोगे तो 605 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब मैं आपको मिटा के थोड़ा बेसिक तरीके से एलसीएम बताता हूँ, ठीक है। देखो इनका एलसीएम निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये देखो कि इनके बीच कॉमन क्या है, ठीक है। कॉमन क्या है, यहाँ देखोगे क्या कॉमन है, 2 अगर मैं ले लेता हूँ गुणे में सबसे, तो क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 चौको 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 छक्का 12, और ये क्या हो जाएगा 2 दाम 20, और 25 को ऐसे लिख लोगे, ठीक। उसके बाद इनके बीच कॉमन क्या है, देखोगे तो कम से कम 2 कॉमन होना ही चाहिए, तो 2 कम से कम 2 संख्याओं के बीच कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे देखो 2 तीनों में कॉमन है, फिर 2 मैंने निकाल लिया बाहर, क्या बचा, यहाँ बचा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 बचा, 2 पंचे 10 बचा, अब 25 बचा, ठीक। अब इनमें कॉमन क्या है, तो 5 कॉमन है, 5 और 25 में बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर 5 मैंने बाहर निकाल लिया। अब देख लेंगे तो 2 एक कम 2 तो उतर आएगा, 3 भी उतर आएगा, 5 एक कम 5 और 5 25 हो जाएगा। अब बाकी जो लास्ट वाला था इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको भी इंटू कर लेंगे इधर ला के, ठीक है, तो कर लो। तो गुणे 2 भी इंटू हो जाएगा, फिर गुणे 3 भी इंटू हो जाएगा, और गुणे 1 को कोई मतलब नहीं करने से गुणे 5, तो इन सबको जब गुणा करोगे 2 दूनी 4, पंचे 20, दूनी 40 थे, 120 पंचे 600, यानी 600 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 600 एलसीएम आ गया, और उसमें अगर आप 5 जोड़ोगे ना, तभी ना फिर 5 बार बार शेष बचेगा, क्योंकि 600 से तो ये सब तो पूरी तरीके से कट जाएंगी, तो 5 जोड़ोगे तो 605 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होगे। मैं समय ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको कोई भी चीज़ें छूटे नहीं, ठीक है। एक सेकंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है देखो, वह लघुत्तम पूर्ण वर्ग जो 27, 54 और 72 प्रत्येक से विभाज्य है, आपको बताना है। अब विभाज्यता का नियम जिसको पता है, डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो वो बहुत आसानी से बचा सकता है। देखो मैंने एक संख्या ले ली है, इसमें सब में देखोगे तो 27 भी 3 से कटता है कि नहीं कटता, 3 नंबर 27, 54 भी 3 से कटता है, 72 भी 3 से पूरी तरीके से कट जाता है, यानी कि जो संख्या होनी चाहिए वो भी 3 से पूरी तरीके से कटनी चाहिए। तो हम सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। अब आप 3 का विभाज्यता नियम क्या होता है, 3 का विभाज्यता नियम याद रखना, जो भी संख्याएं हैं दी हुई उन सबको जब जोड़ो तो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जोड़ो कैसे, देखो डिजिसम, जैसे 1296 है मान लो, सपोज 1296 को जब जोड़ो ना, इस तरह से जोड़ो, जैसे 1 + 2 + 9 + 6, अलग अलग उनका डिजिट जोड़ो और सबको जोड़ो तो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी, ठीक है। 2 1 3 9 3 12 6 18, यानी 18 जो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या भी डिवाइड होगी। और अपना जो रूल कह रहा है कि यहाँ पे 27, 54 और 72 3 से डिवाइड होंगे, तो संख्या भी 3 से डिवाइड होनी चाहिए। ये तो अभी एक चीज़ देखिए, बाकी अभी और चीज़ देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगली संख्या अगर देखोगे तो 5 2 7 2 9 1 10, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो इसको तो हटा दो, ये हो ही नहीं सकती। अब अगला देखो तो 9 6 15 3 18 1 19, ये भी नहीं हो सकती 3 से डिवाइड। 6 5 1 11 2 13, ये भी 3 से, यानी एक ही संख्या बची 1296 जो 3 से डिवाइड है, और हमारी ये जब सभी संख्याएं 3 से डिवाइड है, इसका मतलब राइट आंसर 1296 ही होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल से भी आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जीडी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, उन्हीं के लिए स्पेशल क्लास मैंने बनाई है। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको डेली लेके आएंगे। जितने भी चीज़ें हैं जब तक पूरा कवर नहीं करा दूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं, है ना, टॉपिक बाई टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी 5 अंकी संख्या कौन सी है जिसे 3 7 13 और 37 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। 3 7 13 और 37 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। मैंने क्या बताया था, जब कभी भी शेषफल प्राप्त होने को कहे और ये क्वेश्चन दिया हो, तो आपको सोचना ये है कि वो जो संख्या में ऑप्शन में होगा ना, अगर मैं इन सब का एलसीएम निकाल लूँ और एलसीएम निकाल के +2 कर दूँ, वही तो शेषफल होगा। क्योंकि एलसीएम क्या बोलता है लघुत्तम समापवर्ग, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या जैसे 3 7 13 37 है, तो इनसे पूर्णतः कट जाए, यानी सभी विभाजित हो जाए, शेषफल 0 दे। शेषफल जब 0 दे तो 2 जोड़ दो उसी संख्या में, तो आपका शेषफल 2 बच जाएगा। बार बार करो, देखो 3 7 13 37 का एलसीएम निकाल लो, 3 7 13 37। अब एक चीज़ देखोगे ना, 3 7 13 37 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए एलसीएम डायरेक्ट इसका गुणा ही हो जाएगा, क्योंकि ये सब प्राइम नंबर है, आपस में कुछ कॉमन है नहीं है, तो सबका गुणा कर लो। 3 × 7 × 13 × 37 कर लो, तो कितना आएगा, जब करोगे 3 × 7 × 13 × 37, तो 7 3 21। अब गुणा कर लेना थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 × 7
गुणे 13 गुणे 37, जब करोगे तो ये आएगा आपका कितना टोटल 10101, ये आएगा इसका गुणा। अब कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो 5 अंकी की होनी चाहिए, तो 5 अंकी है, लेकिन 2 शेषफल भी बचना चाहिए। लेकिन 3 7 13 37 से जब डिवाइड करोगे तो ये जो 101 आया है ना एलसीएम, ये पूरी तरीके से डिवाइड होगा, जबकि शेषफल 2 प्राप्त कराना है। तो इसमें 2 और जोड़ दो तो हर बार शेषफल बच जाएगा। 2 जोड़ोगे तो 10103 हो जाएगा, 2 जोड़ दोगे इसी में तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10103। क्रॉस चेक भी कर लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि के किन मानों के लिए 4x², याद रखना ये 4x² लिखा है, मैं लिख भी देता हूँ नीचे, देखो क्या लिखा हुआ है 4x² प्लस 9x इसकी बात है 4 माइनस 7x³ माइनस 5x² माइनस 4kx, फिर लिखा है प्लस 3k², ये लिखा हुआ है 3k², ठीक है। तो ये जो संख्या लिखी हुई है और बोल रहा है के किन मानों के लिए x-1 एक गुणनखंड होगा। याद रखना जब कभी भी एक गुणनखंड दिया हो और निकालना हो तो ये संख्या है ना, इसको 0 के बराबर मान लेना, और जो भी एक गुणनखंड दिया हो, जैसे यहाँ पे क्या है गुणनखंड दिया है x-1, तो x-1 बराबर 0 मान लो। तो ऐसी वैल्यू कभी भी दे और के की आपका मान पूछे ना, तो गुणनखंड जो x-1 है उसके बराबर 0 मान लो। जब x-1 बराबर 0 मानोगे तो पक्षांतर करोगे तो x बराबर क्या आएगा 1 आएगा। जब x बराबर 1 आया तो पूरे समीकरण में उसी x बराबर 1 की वैल्यू पुट कर दो। क्या कर दो? पुट कर दो x बराबर 1 पूरे समीकरण में, क्या कर दो पुट। जब इसमें समीकरण में पुट करोगे ना और बराबर 0 मान के, तो आपकी k की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। कैसे देखना, अगर मैं 4x² x की वैल्यू पुट करूँ तो 4 ही आएगा। फिर क्या है 9x की पावर 4 है तो x को 1 रखोगे तो 9 ही आएगा। माइनस फिर 7 आ जाएगा, x³ मतलब 1 रखोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। फिर -5 ही आ जाएगा, 1 रखोगे x की जगह, फिर -4। अब यहाँ ध्यान रखना k आएगा, क्या आएगा 4k, x बराबर 1 हो जाएगा तो इंटू में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर प्लस 3k² है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k² ही आ जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसको जब देखोगे आगे बढ़ाओगे ना, तो जब जोड़ोगे तो 9 4 13 और 7 5 12 माइनस में है, तो 13 में 12 चला जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। तो इसको मैं सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेता हूँ। पहले लिखूँगा 3k² बराबर करके, फिर से क्या लिख रहा हूँ 3k बराबर चिन्ह लगा के 3k² और माइनस का 4k है और प्लस 1 आ जाएगा कटे पीटे, और ये बराबर हो जाएगा 0। अब देखो 3k² माइनस 4k प्लस 1 बराबर 0 आ गया। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालो। अब मैं सब मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, मैं मिटा रहा हूँ। लास्ट वाला बस ध्यान रखना 3k² माइनस 4k प्लस 1 बराबर 0 आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन ना समझ में आए तो रिवाइज कर लेना, ठीक। देखो 3k² माइनस 4k प्लस 1 बराबर 0 आया है। देखो क्या आया है अपने पास 3k² माइनस 4k प्लस 1 बराबर 0 आ गया। अब गुणनखंड विधि लगा दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 3k² माइनस 4k प्लस 1, तो बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि जो पहला वाला 3k² है इंटू a है, यानी कि 3 का स्क्वायर आया, तो बीच वाले को जब तोड़ोगे ना गुणनखंड में यही कहता है। तो ये इसको लिख सकते हो -3k माइनस के भी लिख सकते हो। ये -3k माइनस के करोगे तो -4k आएगा, प्लस 1 इसको लिख दो और इसको क्या लिख दो 3k²। तोड़ दिया मैंने बीच वाले को, ऐसा तोड़ो कि जब इन दोनों का गुणा करो तो इन दो a और c यानी 3k² इंटू 1 का आए तो आ जाएगा 3k इंटू k, 3k² आएगा। और जब जोड़ो घटाओ तो -4k आए तो आ गया। अब 2 का पेयर ले लो, क्या ले लो 2 का पेयर, बराबर 0 रखना। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा 3k कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3k कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा केवल k बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से ले लो -1 कॉमन, तो यहाँ भी k -1 आ जाएगा बराबर 0। अब 2 आपको क्या मिल गया यहाँ पे, एक तो k बराबर 1 मिल गया, क्या मिल गया k बराबर 1 सबसे पहले। तो अब ऑप्शन में यहीं से देख लो k -1 बराबर अगर 0 रखोगे ना तो k बराबर क्या मिल जाएगा 1 दिख ही रहा। तो ऑप्शन में देख लो 1 सबसे पहले कहाँ पे है, तो ऑप्शन 4 में, तो यहीं से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। बट कि 3k -1 करोगे तो वहाँ से भी k बराबर 1/3 आ जाएगा। कैसे देखो 3k -1 बराबर 0 रखोगे तो 3k बराबर आ जाएगा 1 और k बराबर 1/3, तो राइट आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, रिवाइज करके एक बार देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
मैं धीमा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बेस भी मजबूत करना है अपना, है ना। क्वेश्चन कराने से ज़्यादा उद्देश्य रहना चाहिए कि आपको समझ में आए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँगा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक 9 अंक की संख्या लिखी हुई है आपके सामने, ये संख्या है, क्या लिखी है, 755 x 36 7 8 22 और 72 से ये विभाजित हो जाती है, तो x प्लस 22 का मान निकालना है। देखो विभाज्यता नियम पर आधारित है, x और y की जगह क्या आएगा उसको पता होना चाहिए और उनको जोड़ दो तो वही x प्लस 22 का मान आएगा। तो सबसे पहले अपन x और y निकालने होगा क्या, तो देखो 72 से डिवाइड है तो इसी को पकड़ते हैं। 72 को आप 9 गुणे 8 लिख सकते हो, यानी कि जो ये संख्या होगी x और y के मान रखने के बाद वो 9 और 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो 9 से डिवाइड का क्या रूल होता है कि सभी का संख्याओं का डिजिसम 9 से डिवाइड हो, ठीक, तो संख्या डिवाइड हो जाएगा। डिजिसम मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, ठीक है। 8 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, 8 से कोई संख्या डिवाइड तभी होती है जब उसके लास्ट के 3 अंक, लास्ट के कितने अंक, सैकड़े तक, लास्ट के 3 अंक क्या हो इकाई तरफ से, यानी कि इधर से 1 2 3 3 अंक के 3 अगर 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो सबसे पहले मैं 8 ही उठाता हूँ, क्या 8 से डिवाइड है, संख्या इधर लिख लेता हूँ। देखो 755 x 3 6 7 8 और 22 ये संख्या हो गई। 8 से डिवाइड है क्या, 8 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए कि लास्ट के 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट में क्या है, 3 अंक 7 8 और 22 है, लेकिन 22 की जगह मैं कुछ संख्या रखूँगा तभी ना डिवाइड होगी। मान लो मैं कुछ भी नहीं रखता हूँ, सबसे पहले मैं रख देता हूँ 0। तो अगर मैं 0 रखूँगा और 8 से डिवाइड करके इसको लेट सपोर्ट देखता हूँ तो ये कितनी बार जाएगा, 8 9 72 बचा 6, 6 ही ना बचा, तो 8 9 72 बचा कितना, 6 बचा 6, तो 6 इधर ले आओगे तो 60 हो जाएगा, यानी 8 सते 56 हो जाएगा। तो शेषफल 56 करोगे तो 4 शेषफल अभी भी बच रहा है इसमें, यानी जो 4 शेषफल बच रहा है, तो आपको पता है कि 8 होती है संख्या, तो 4 के साथ अगर 4 और जुड़ जाता तो आप कह सकते थे कि 8 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाता। इसका मतलब आपको ये पता चला कि 22 बराबर 4 होता होगा, क्या होगा, 22 बराबर 4 होता होगा। कैसे, अब समझना, मिटा रहा हूँ। देखो 22 बराबर आपको 4 कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे 7 8 तो है ही, लेकिन अगर 22 की जगह 4 हो जाए तो 8 से पूरी तरीके से कट जाएगा। कैसे, 784 को जब 8 से काटोगे तो 8 9 72 जाएगा और बचेगा 6, यानी 8 8 64, यानी पूरी तरीके से कट जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 22 की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या पता चल गई, 22 की वैल्यू क्या पता चल गई, सीधे 4 चल गई। अब x की निकाल लो। अब x की निकालने के लिए मैं 22 की जगह डायरेक्ट अब क्या लिख देता हूँ, 4 ही लिख देता हूँ। यानी अब x बस की वैल्यू आपको निकालना है। x की निकालने के लिए जो संख्या है 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, और 9 का जो नियम कहता है कि संख्या का जो बीजांक यानी डिजिसम है, अलग अलग एक एक अंक को जोड़ के वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो करता हूँ, देखो 7 + 5 12, 12 5 17, x को अभी छोड़ दो, 17 3 20, 6 26, 7 33, 8 8 41 4 45, 45 हो गया। अब एक बात बताओ, 45 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 पना 45, यानी कि x की जगह मेरे को 0 रख दूँ तो बात बन सकती है। क्या रख दूँ, 0। अब 0 क्यों रख रहा हूँ, 9 भी तो रख सकता हूँ। 0 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि 1 2 3 4 ही ऑप्शन में है, तो बड़ा हो जाएगा। 4 तो अपने पास पहले ही दे दिया है, ठीक है, 22 की वैल्यू, तो x प्लस 22 जोड़ना है। तो जैसे ही मैंने x बराबर 0 रखा तो इन सबको फिर जोड़ दिया, क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो 7 5 12, 12 5 17, 0 17, 3 20, 6 26, 7 33, 8 41, 4 45, यानी 9 से 45 डिवाइड हो जाएगा। यानी आपको सेटिस्फाई हो गया कि 22 बराबर 4 आएगा और x बराबर 0। अब निकालना क्या है, x प्लस 22, तो 4 + 0 बराबर क्या आ जाता है, 4, यानी राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये है डिविजिबिलिटी रूल का याद रखना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास है नंबर सिस्टम का ही है। क्या कह रहा है, देखो बोल रहा है कि 8 गुणे 81 गुणे 125 है, इसके धनात्मक भाजक संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने को बोल रहा है, धनात्मक भाजक संख्या। अब धनात्मक भाजक संख्या कहे तो ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। आपको करना क्या है, देखो भाजक संख्या वही होती है जिसको अपन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया फैक्टर्स। क्या बताया, फैक्टर्स। अब फैक्टर्स ही होता है भाजक संख्या, पहले ही क्वेश्चन मैंने बताया। तो इनको सबको लिख लो, ये फैक्टर के रूप में डायरेक्ट दिए ही हुए हैं, तो इनको तो लिखने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो। 81 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4, क्योंकि 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, 3 81 होता है। 25 को लिख सकते हो 5 की पावर 3। अब मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जाके रिपीट कर लेना अगर भूल गया होगा तो।
फैक्टर निकालने के लिए अगर डायरेक्ट फैक्टर ही पूछ रहा है, यानी धनात्मक भाजक संख्या यानी फैक्टर ही पूछ रहा है, तो फैक्टर निकालने के लिए आपको जो भी पावर दी हुई हो इनके फैक्टरों की, जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3, तो इनकी पावर एक एक बढ़ा दो। जैसे 3 है तो 4 कर दिया पावर गुणे, यहाँ 4 है तो मैंने 5 कर दिया, यहाँ 3 है तो 4 कर दिए। अब सबको गुणा कर दो, अब यही आपका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, 4 पंचे 20 चौको 80, यानी 80 आपका आ गया, और 80 ही भाजक संख्या होगी धनात्मक, और यही आपका 80 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए? चलो कंफ्यूज मत होना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम के, बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया है। हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो या तो पिछली बार आए हुए हैं, जो इस बार आएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा बताना कैसे होगा। इसका निकालना क्या है, महत्तम समावर्तक यानी HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं आपको बता दूं बेसिक थोड़ा सा, महत्तम समावर्त क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो महत्तम समावर्तक होता है। जैसे मैंने लिख दिया 15, 25 और 30, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो आप बोलोगे कि सर जी 5 ही एक बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जिससे 5 3 15, 15 भी कट जाएगा पूरी तरीके से, शेषफल 0 देगा। 5 25 कट जाएगा, 5 6 30 भी कट जाएगा, तो HCF क्या आ गया 5। ठीक है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे, वो होता है HCF। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, देखो 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, इसका HCF बताना है। ये संख्याएं हैं, इनका HCF क्या होगा, यानी महत्तम समावर्त क्या होगा जो पूरी तरीके से सभी संख्याओं को काट दे। तो अब कैसे करोगे समझो, इसके लिए एक फार्मूला होता है, जब भिन्नों का नोट कर लेना, जब कभी भी किसका भिन्नों का अगर HCF पूछे, क्या पूछे HCF, राइटिंग मेरी खराब है लेकिन बोल रहा हूँ तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, भिन्नों का HCF पूछे तो क्या करते हैं अपन, देखो भिन्न में अंश और हर होता है, तो याद रखना अपन अंश का क्या निकालेंगे, अंश का HCF निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे, बटे करके हर का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LCM। ठीक, ये होता है आपका फॉर्मूला कि अंश का HCF बटे हर का LCM। अब इस तरीके से आप इसको निकाल लोगे। अब निकालने के लिए मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तो इधर मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, और आपको बता देता हूँ मिटा के, एक सेकंड। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बस आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखो आपके पास संख्या क्या है, 1/2 है। एक सेकंड, देखो आपके पास संख्या क्या है, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10। तो सब का अगर देखोगे, मैंने क्या बोला, अंश का HCF, अंश देखोगे तो क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अंश ये है, क्या है, 1 3 5 7 9, तो ये अंश है। तो अगर देखोगे 1 3 5 7 9 का HCF निकालोगे, जैसे अंश में लिख देता हूँ अलग अलग, 1 3 5 7 और 9, ये अंश है, और अंशों का HCF होना चाहिए। तो अंश का जब महत्तम समावर्त निकालोगे, तो इसमें देखोगे मैंने क्या बताया, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या नहीं जो सबको काटे। जब कोई भी फैक्टर ना हो तब HCF हमेशा क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। याद रखना क्या ले लेते हैं, 1। तो इस क्वेश्चन का HCF क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1। अब मैं इसको मिटाता हूँ, रुको थोड़ा सा। देखो आपको पता चल गया कि भिन्नों का अंश का HCF क्या आ गया, 1। क्यों आ गया HCF 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन इसके बीच नहीं है, इसलिए HCF क्या आ गया, 1 आ गया है ना। 1 3 5 7 के बीच 1 आ गया HCF। अब बटे में क्या मैंने बताया फॉर्मूला कि भिन्न अंश का तो HCF हो गया, लेकिन हर का LCM भी निकालना। हर क्या है, 2 4 6 8 और 10 है। क्या है हर, 2 4 6 8 10। तो 2 4 6 8 10 का जब आप निकालोगे ना LCM, तो आपका आएगा 120। क्या आएगा, 120, और राइट आंसर हो जाएगा 1/120। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1/120। तो S2 4 हर जो है 2 4 6 8 10, इसका LCM निकाल के देखना और बटे कर देना। ठीक है, करके देखना, नहीं बनेगा तो बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखो जरा क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक है यानी HCF है, और लघुत्तम समावर्तक यानी LCM जो है 31 और 1953 है। यदि पहली संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो भागफल 21 और शेषफल 6 आता है, तो दूसरी संख्या बताना है। अब कहीं ना कहीं ये हिंट में आपको पहली संख्या बता दिया है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, देखो इसने मुझे बताया HCF क्या है, यानी कि महत्तम समावर्त कितना दिया है, 31 दिया हुआ है। इसने मुझे बताया कि LCM भी भाई साहब मैंने दे दिया है, कितना दे दिया है, 1953 दे दिया है।
और आपको कहीं ना कहीं हिंट हिंट में एक संख्या भी दे दिया। कैसे दिया है देखना, बोला है कि पहली संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 21 आता है। मैं इस तरह से आपको समझाता हूँ। देखो 13 विभाजित भाज्य यहाँ आता है, 13 लिख दिया मैंने। मान लो संख्या x है, जब 13 से विभाजित करेंगे तो भागफल यहाँ पे क्या आएगा, 21 आएगा। और शेष फल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 6। और आपको पता है कि x अगर निकालना है भाजक, तो जब इन दोनों को यानी कि भागफल का और भाज्य का गुणा करके प्लस कर दो शेष फल को, तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 13 गुणे 21 करके प्लस 6 कर दो तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। और जब अब आप 13 गुणे 21 करोगे और प्लस 6 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 279 मिलेगा। क्या मिलेगा, 279 x की वैल्यू। तो यानी पहली संख्या भी आपको फर्स्ट नंबर भी क्या दे दिया है, इसने 279 कहीं ना कहीं हिंट में बता दिया। अब इसने आपसे पूछा क्या है कि सेकंड नंबर बता दो भाई साहब, दोनों संख्याओं में से सेकंड नंबर क्या होगा। अब मैं थोड़ा सा मिटा के आपको आगे लिखता हूँ। देखो इधर मिटा देता हूँ, ये समझ गए होगे पहली संख्या मैंने कैसे निकाली। चलो एक सेकंड, देखो अब आपको दूसरी संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा आज मार्कर दिक्कत कर रहा है, थोड़ा मैनेज कर लो, कल से मैं इसको सुधारता हूँ। देखो फार्मूला ये होता है कि जब आपके पास एलसीएफ और एलसीएम और पहली संख्या भी दी हुई हो, तो एक फार्मूला होता है कि संख्याओं का जो एचसीएफ गुणे एलसीएम होगा ना, उन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम एचसीएफ होगा वो बराबर होगा किसके, पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के। किसके, पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको एलसीएम एचसीएफ दोनों दिया है और एक संख्या भी दिया है, तो दूसरी संख्या आराम से निकाल सकते हो। कैसे, देखो एचसीएफ रख दोगे आप 31, गुणे में रख दोगे 1953 एलसीएम, ठीक। चलो, और पहली संख्या कितनी दी है, 279। कितनी दी है, 279 अपन ने निकाला ना। और दूसरी संख्या को मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पे, गुणे x। यही होता है फार्मूला कि संख्याओं का लघुत्तम और संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल उनकी पहली और दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं गुणनफल के बराबर होता है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 279 की इधर पक्षांतर कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 31 गुणे 1953 बटे 279। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी x की वैल्यू, और वही आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या। अब सॉल्व आपको करना है, हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पेपर तो आपको देना है भाई साहब, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका 217 आएगा जब सॉल्व करोगे, ऑप्शन बी क्या आएगा, 217। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन, और आज का नंबर सिस्टम का लास्ट क्वेश्चन है। और इतने में मुझे लगता है कि नंबर सिस्टम में आप बहुत कुछ सीख गए होगे आज, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी। देखो यदि 3 धनात्मक संख्याएं जो है 2, 3, 5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम जो है 2400 दिया है, तो उन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। संख्याएं अनुपात में है तो मैं इनको क्या लिख देता हूँ, 2x, 3x और 5x संख्याएं हैं माना। आपको पता है कि एलसीएम जो होता है उन्हीं संख्याओं का क्या होता है, एलसीएम निकालते हैं। लेकिन इन संख्याओं के बीच कुछ भी आपका देखा जाए तो कॉमन नहीं है क्या, कुछ कॉमन नहीं है, 2, 3 और 5 के बीच कोई कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट गुणा ही हो जाएगा, वही आपका एलसीएम यहाँ से आ जाएगा। तो 2 तिहाई 6 पंचे 30, तो 30 और गुणे में कॉफिशिएंट एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मत करना, ठीक, 30x। तो आपका एलसीएम 30x मिला, और वही 30x के लिए यहाँ वैल्यू क्या दी है, 2400 दी है एलसीएम की। क्या दी है, 30x के लिए आपके पास वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, 2400। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो 0 से 0 कटा, 3 8 24 यानी 80। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 80 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 80। जैसे ही आपके पास x की वैल्यू 80 आई, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई। जब x की वैल्यू आपके पास 80 आ गई तो आप अगर देखोगे तो 80 से आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं मिटा के बताता हूँ। जैसे ही x की वैल्यू देखो, इसको क्या 2x, 3x और 5x माने थे, जब जोड़े थे तो x की वैल्यू क्या आई थी, 80 आई थी, यानी 30x बराबर कर दिए थे 2400। और जब इनमें रखोगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ये 80 दूनी 160 हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा, और 80 पंचे 400।
अब इनका क्या कर लो आप, एचसीएफ निकाल लो। तो इनका एचसीएफ देखोगे ना तो 80 ही आएगा। 80 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे सभी कटेंगे, क्या होंगे, कटेंगे। तो सीधी सी बात है, तो पहले ही पता चल रहा है, अगर एक्स की वैल्यू 80 है तो 80 ही होगा सबसे बड़ी से बड़ी। राइट आंसर 80 हो जाएगा, वही एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था और समझना था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और एसएससी जीडी के लिए हम रोज़ आपको क्लास मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी की लेके आते रहेंगे, रोज़ एक एक क्लास। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।